नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। ये हमारा 10 मिनट 10 एमसीक्यू सीरीज का पार्ट आज हम 9 कंप्लीट करेंगे। आज से मैं एक नई चीज़ ऐड कर रही हूँ, क्योंकि एमसीक्यूज तो आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि इसमें जो एमसीक्यूज होते हैं वो यूपीएससी या पीएससी लेवल के होते हैं। ठीक है, तो ये सीरीज को मैं अब पूरी तरीके से जो जितने भी राज्यों के पीएससी होते हैं, पीएससी प्लस यूपीएससी के जो प्रैक्टिस सेट होता है, इसमें सभी सब्जेक्ट को इंक्लूड कर कर अब ये सीरीज में कंटिन्यू करूंगी। क्योंकि जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मैं मॉर्निंग में देती हूँ, वही कुछ क्वेश्चंस का रिपीटेशन इसमें होता है, मुझे स्टूडेंट्स ने बताया है। तो वो रिपीटेशन से बचना चाहते हैं और कुछ नया चाहते हैं। तो मैंने ये चीज़ नहीं करी है कि जितने भी राज्यों के पीएससी होते हैं, तो उन राज्यों के पीएससी के अकॉर्डिंग जितना भी आपका जीएस होता है, जीएस में आपके सारे जीके के जो स्टैटिक्स जीके है उसका पोर्शन भी शामिल होता है। लेकिन यहाँ पर जो यूपीएससी के पूछने का तरीका होता है एनालिसिस बेस का, हम उसी को फॉलो करेंगे, जिससे आप अपने स्टेट की पीएससी को भी क्लियर कर सके। आप चाहे यूपी पीएससी से हो, राजस्थान पीएससी, छत्तीसगढ़ पीएससी, महाराष्ट्र पीएससी, आप किसी भी पीएससी की तैयारी कर रहे हो, ये क्वेश्चन प्लस एमपीपीएससी किसी भी पीएससी की प्रिपरेशन करें, तो ये जो अपनी सीरीज रहेगी ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट के साथ ही आपका पेपर टाइप का भी डेली का कंप्लीट हो जाएगा, जिससे आपको खुद मजा आएगा करने में कि आपको रोज एक टेस्ट टाइप की वीडियो मिल रही है, वो भी 10 से 15 मिनट की। ओके, जिसमें 10 क्वेश्चन होंगे, तो आपको ये करने में ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं फटाफट। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। हाल ही में किस संगठन के द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा प्रस्तुत की गई? किस संगठन के द्वारा? तो ये प्रस्तुत की गई है नीति आयोग के द्वारा। किसने प्रस्तुत की है? नीति आयोग ने। देखिए, स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा का मतलब आप शब्दों के ऊपर जाएंगे तो एक राष्ट्र स्वयं की अपनी समीक्षा प्रस्तुत कर रहा है। ये स्वैच्छिक रिपोर्ट नीति आयोग ने प्रस्तुत की है यूएनओ की उच्च स्तरीय राजनीतिक फोरम में। उच्च स्तरीय राजनीतिक फोरम में प्रस्तुत की गई है। ओके, ये इसका सेकंड संस्करण था उच्च शैक्षिक राष्ट्रीय समीक्षा का। ये क्यों प्रस्तुत की जाती है? जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं एसडीजी, उनमें इस देश ने कितनी प्रगति प्राप्त की है, कितना वो उन लक्ष्यों को प्राप्त कर पाया है, उनसे जुड़ी हुई ये रिपोर्ट हर देश अपनी सबमिट करता है यूएनओ में। तो भारत ने भी इसे सबमिट किया है और ये भारत की तरफ से दूसरा संस्करण किसने किया है? नीति आयोग ने दिया है। ओके, इसका उद्देश्य क्या है? सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति करना और उनका जो भी कुछ अपन ने गेन किया है उसका विवरण देना। इसकी थीम याद रख लीजिएगा आप, डिकेड ऑफ एक्शन, डिकेड ऑफ एक्शन टेकिंग एसजीडीज फ्रॉम ग्लोबल टू लोकल। ये भारत की तरफ से दी गई थीम है इस रिपोर्ट के लिए। ओके फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में चीन तथा ईरान के मध्य 25 वर्ष की रणनीतिक साझेदारी के तहत कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है? देखिए, चीन देगा ये धनराशि किसको? अगले 25 वर्षों में ईरान को। कितने बिलियन? 400 बिलियन की ये धनराशि देगा। देखिए, इस समझौते के तहत, इस साझेदारी के तहत चीन की जो ईरान है, ये खुफिया स्तर पर खुफिया सूचनाओं को साझा करेंगे, हथियारों का जो खरीद फरोख्त होगी वो करेंगे। ओके, तो आप समझ सकते हैं चीन जब किसी देश के साथ समझौता करता है तो पूर्णतः करता है। यहाँ पर ये न्यूज़ चल रही है कि भाई रेलवे का जो बना रहा है ग्वादर बंदर, सॉरी चाहबार बंदरगाह पर रेलवे का जो निर्माण कर रहा है, रेलवे लाइन का, उसमें ईरान ने भारत को नहीं शामिल किया है। हाँ, ये ऑफिशियली शामिल नहीं किया गया है, लेकिन बाद में इनका बयान आया था कि भारत के लिए रास्ते खुले हैं, भारत चाहे तो इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है। लेकिन आप समझ सकते हैं जहाँ चीन जाता है वहाँ भारत का पहुँचना मतलब नहीं पहुंच सकता। भारत चाहता है कि वो अपने लिए इस चाहबर बंदरगाह का प्रयोग करता और इसके आसपास का जो निर्माण कार्य है वो भी भारत स्वयं ही करता। लेकिन भारत द्वारा निर्माण कार्य लेट होने पर ईरान ने स्वयं ही इसके निर्माण कार्य को प्रारंभ कर दिया है और चीन से इसके लिए रणनीतिक समझौता
किया है। ओके फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा $400 बिलियन का ये समझौता हुआ है। कितने वर्षों में देंगे ये देगा 25 वर्षों में। चलिए भाई अगले क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा प्रज्ञा का संबंध किस क्षेत्र से? इसका संबंध डिजिटल शिक्षा से। इसका फुल फॉर्म आपको बता देती हूँ क्या है। इसका फुल फॉर्म है प्लानिंग, रिव्यू, अरेंज, गाइड, याक या टॉक, याक या टॉक। ओके, याक या टॉक, असाइन, ट्रैक, एप्रिशिएट। ये क्या करना है? जो बच्चे हैं पहली कक्षा से लेके 8वीं तक की, मानव संसाधन जो विकास मंत्रालय है, HRD मिनिस्ट्री, उसने बोला है, ये गाइडलाइंस दी गई है, सुझाव दिए गए पहली से 8वीं कक्षा तक के बच्चों की एक दिन में मात्र 35 मिनट तक की ही आप क्लास लीजिए, 35 मिनट का वीडियो दीजिए। क्योंकि आप लोगों को अगर पता होगा कोई बच्चा आपके घर में है तो एक दिन में 3-3 घंटे की वीडियो बच्चों को दी जा रही है। छोटे बच्चे जो फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में, उन्हें भी 3-3 घंटे का वीडियो, एक तो एप्लीकेशन जो स्कूल ने प्रोवाइड की उसके माध्यम से भी दे रहे हैं, और प्लस स्कूल भी अपना होमवर्क माता पिता को व्हाट्सएप कर रहे हैं, जिससे बच्चों पे बर्डन बढ़ता जा रहा है। ओके, और 9th से लेके 12th क्लास तक के बच्चों को 45 मिनट की सिर्फ 2 वीडियो ही दी जाए। ये किसने दी है एडवाइजरी? HRD मिनिस्टर ने, प्रज्ञा के तहत। ओके, तो ये आप याद रखिएगा, प्रज्ञाता के तहत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑपरेशन मुस्कान का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से? इसका संबंध है आंध्र प्रदेश राज्य से। आंध्र प्रदेश के जो DGP हैं उनके द्वारा जो लापता बच्चे हैं, जो घरों में काम कर रहे बच्चे हैं, जो किसी भी मैकेनिक, चाय की शॉप, अलग अलग उद्योग धंधों या फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, उनको उन उद्योग धंधों से छुड़ाना, मतलब बाल मजदूरी को समाप्त करना, और प्लस जो लापता बच्चे हैं उनको अपने घरों तक पहुंचाना। ये किसका उद्देश्य है? मुस्कान ऑपरेशन का उद्देश्य। कौन चला रहा है? तो ये आंध्र प्रदेश की पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है। याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, भारत यूरोपीय यूनियन समिट 2020 से संबंधित सही कथन का चयन करें। हाल ही में भारत यूरोपियन जो समिट है उसका दूसरा दौर शुरू हुआ है ना। पहले कब हुई थी? ये हुई थी पहली 2017 में, और अभी 2020 में हुई है दूसरी। देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट चेंज आए हैं। इसका प्रथम कथन है, इसका प्रथम बार आयोजन 2017 में हुआ था, राइट। यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है, राइट। न्यूक्लियर एग्रीमेंट संपन्न हुआ, राइट। और इसका राइट आंसर होगा डी। तो भारत ने यूरोपीय यूनियन के साथ क्या कर लिया है? न्यूक्लियर जो सम्मेलन था उसको साइन कर लिया है। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि भारत को न्यूक्लियर के क्षेत्र में जो यूरोप की बढ़ती क्षमता है उसका उपयोग भारत इस समझौते के माध्यम से कर पाएगा, जिससे जो ऊर्जा की जो प्राप्ति होगी वो एनवायरनमेंट की दृष्टि से भी स्वच्छ होगी, और एक बहुत लंबे समय तक इसकी आपूर्ति भारत को होती रहेगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसका राइट आंसर होगा डी। अंतरराष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर क्यों चर्चा में रहा? देखिए, तो इसका संबंध भी यूरोपीय यूनियन से ही है। ठीक है, भारत द्वारा इस योजना में 50% अपना लक्ष्य पूरा कर लिया। भारत ने इस योजना को फंड किया है, ओके, थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर को। इससे अगले 100 से लेके 200 सालों तक भारत, पूरा विश्व जो इसके फंड करने वाले देश है, एक अच्छी खासी ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। ओके, देखिए इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा। इसमें 7 देश जो हैं, इस परियोजना में 7 देश शामिल हैं। यहाँ पर है आपका रूस, चीन, साउथ कोरिया, जापान, USA, भारत, इंडिया और यूरोपीय यूनियन। तो ये 4 और ये 3, 7, ये 7 देश शामिल होकर इस योजना को फंड कर रहे हैं। इसमें इस परियोजना में भारत ने अपना 50% जो फंड था उसका लक्ष्य पूरा कर लिया है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 2007 को हुई थी। ये काराकस, फ्रांस में नाभिकीय संलयन पर आधारित एक परमाणु रिएक्टर है। ओके, तो इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चन डी ऑप्शन सही होगा। हाल ही में विभिन्न सैन्य उपकरणों की खरीदी से चर्चा में रही रक्षा खरीद समिति से संबंधित गलत कथन का चयन करें। गलत का चयन करना है। इस रक्षा खरीद समिति का गठन 2001 में हुआ था। इसके अध्यक्ष रक्षा मंत्री होते हैं, इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। विभिन्न सैन्य उपकरणों को खरीदने की मंजूरी कौन देती है? तो ये रक्षा परिषद ही देती है। तो इसमें गलत कथन क्या है? गलत कथन ये है कि इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। ये रॉन्ग है, इसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री ही करता है। और वर्तमान में हमारे रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह, जो कहाँ से हैं? लोकसभा सदस्य लखनऊ से।
नेक्स्ट देखिए, भारत में किस संगठन द्वारा दवाओं के मूल्य पर नियंत्रण रखा जाता है? जो आवश्यक दवाएं हैं उनके मूल्य में जो वृद्धि होती है उसको कंट्रोल करने के लिए किसका नियंत्रण होता है? कौन सा अधिकरण बना है? तो ये है राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण। कौन करता है? राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण द्वारा ये काम किया जाता है, याद रखिएगा। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो, इसे शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं हम? नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो हाल ही में चर्चा में रहा। इसका गठन कब हुआ और मुख्यालय कहाँ है? क्यों चर्चा में रहा? देखिए, जो नौसैनिक अभ्यास था उसमें फ्रांस ने भाग लेने से मना कर दिया। फ्रांस नाटो के नौसैनिक अभ्यास से बाहर हो गया, पीछे हट गया, इसलिए ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन चर्चा में रहा। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। इसका गठन 1949 में हुआ था। ओके, तो ये सारे फैक्ट आप नाटो से याद रखेंगे। नेक्स्ट है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के संदर्भ में गलत कथन का चयन करें। तो यहाँ पर होगा, बौद्धिक संपदाओं के संदर्भ में नीति निर्माण करता है, राइट, सूचनाओं का आदान प्रदान करता है और एक वैश्विक मंच प्रदान करता है। ये पॉइंट राइट है। यह बौद्धिक संपदा का संरक्षण करता है, ये भी राइट है। जितने भी आपको ट्रेडमार्क, जो आपका जीआई टैग, ये सब किसकी निशानी है? आपको किसी चीज के लिए पेटेंट मिलता है, ट्रेडमार्क मिलता है, अपने व्यापार का स्पेशल ब्रांड जो कहते हैं हम, जिससे पहचाना जाता है। ओके, पेटेंट मिलता है। आपने कोई स्पेसिफिक चीज बनाई है जो इससे पहले कभी नहीं बनाई गई, जो आपकी मौलिक सोच से बनी, उसके लिए आपको पेटेंट मिलता है। पेटेंट, ट्रेड, टैरिफ, जो सब मौलिक सोच है, इसी को क्या कहा जाता है? बौद्धिक संपदा। इसका फुल फॉर्म इंग्लिश में क्या होगा? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो ये हमारे क्या करता है? बौद्धिक संपदा का संरक्षण करता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना 15 जुलाई 1967 को हुई थी। तो आपको गलत का चयन करना था, तो गलत कौन सा है? ऑप्शन डी गलत है। क्यों? क्योंकि इसकी स्थापना 14 जुलाई 1967 को हुई थी, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो गया है। ओके फ्रेंड्स, तो आपका आज के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है, देहिंग पटकाई अभ्यारण्य से संबंधित गलत कथन आपको बताना है। यह जून 2004 में अभ्यारण्य घोषित हुआ। यह नेशनल पार्क बन गया है। कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा अवैध कोयला खनन किया गया। यह किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में। तो आपको इसको अच्छे से पढ़ना है और कमेंट सेक्शन में इससे रिलेटेड आंसर जरूर करिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।